नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आप सभी का। दोस्तों इस वीडियो में हम सामान्य ज्ञान यानी दोस्तों जीके के 20 महत्वपूर्ण प्रश्न देखेंगे जो पिछले कई एग्ज़ामों में दोस्तों पूछे गए हैं और आने वाले सभी एग्ज़ाम के लिए बहुत ही महत्वपूर्ण होंगे और इनसे संबंधित हम महत्वपूर्ण प्रश्नों को भी साथ साथ देखते चलेंगे। तो आप किसी भी एग्ज़ाम की तैयारी कर रहे हो दोस्तों, सभी के लिए बहुत ही महत्वपूर्ण होने वाला है। तो आप वीडियो को लास्ट तक ज़रूर देखिएगा दोस्तों, ताकि क्वेश्चंस आपको अच्छे समझ में आ सके। तो चलिए पहले क्वेश्चन से स्टार्ट करेंगे। देखिए पहला क्वेश्चन है कि राजगुरु भगत सिंह और सुखदेव को कब फांसी दी गई। तो हमारे जो वीर क्रांतिकारी यहाँ पर दोस्तों थे, राजगुरु भगत सिंह और सुखदेव को, इन्हें कब फांसी दी गई, ये हमसे पूछा है। देखिए सबसे पहले यहाँ पर कुछ हम मुख्य बिंदु समझते हैं, जिसके द्वारा दोस्तों हमें अच्छे समझ में आ जाएंगी चीज़ें कि 1928 में, देखिए 1928 में साइमन कमीशन भारत आया। साइमन कमीशन दोस्तों 1928 में भारत आता है। अब इसका दोस्तों हमारे भारतीयों द्वारा क्या होता है, इसका विरोध किया जाता है। तो इसका जब विरोध किया जाता है तो उसमें दोस्तों आपके लाला लाजपत राय, यहाँ पर लिखने में थोड़ी दिक्कत हो रही दोस्तों, आप मैनेज कर लीजिए कि लाला लाजपत राय द्वारा क्या होता है, इसका विरोध किया जाता है और हमारे भारतीय भी इसमें थे। तो जब इसका विरोध किया जाए तो बहुत भारी संख्या में यहाँ पर भीड़ थी। तो उसके जो ब्रिटिश सरकारों द्वारा जो पुलिस थी, उनके द्वारा यहाँ पर दोस्तों लाठीचार्ज कर दिया गया था। क्या कर दिया गया था? लाठीचार्ज कर दिया गया था, जिसमें दोस्तों लाला लाजपत राय जी एकदम बिल्कुल घायल हो चुके थे पूरी तरीके से, और कुछ दिन बाद इनकी क्या हो गई, मृत्यु हो गई थी। तो इसका बदला लेने के लिए हमारे जो वीर क्रांतिकारी यहाँ पर थे, राजगुरु भगत सिंह, सुखदेव, चंद्रशेखर आज़ाद और भी वीर क्रांतिकारी जो भी थे यहाँ पर, उन्होंने एक पुलिस अधिकारी था सांडर्स, ये दोस्तों ब्रिटिश का एक पुलिस अधिकारी, जो ब्रिटिश शासन था उसका एक ब्रिटिश यहाँ पर पुलिस अधिकारी था सांडर्स, जिसकी लाहौर में गोली मारकर हत्या कर दी। इन्होंने गोली मारकर लाहौर में क्या कर दी, हत्या कर दी। 1928 की ही बात थी। 1928 में सांडर्स की गोली मारकर क्या कर दी, हत्या कर दी। ये सांडर्स कौन था? तो सांडर्स ब्रिटिश का एक पुलिस अधिकारी था। अब देखिए इसका बदला लेने के लिए जो लाला लाजपत राय पे दोस्तों इन्होंने लाठी वार किया था और उनकी मृत्यु हो गई थी, उसका बदला लेने के लिए इन्होंने सांडर्स को यहाँ पर गोली मारकर हत्या कर दी। अब दोस्तों इसी के कारण इन्हें, यानी हमारे वीर क्रांतिकारी राजगुरु भगत सिंह और सुखदेव जी को यहाँ पर इन्हों को फांसी देने की जो डेट रखी गई थी, वो दोस्तों 24 मार्च 1931 को रखी गई थी। कब दोस्तों? 24 मार्च 1931 को रखी गई थी। पर दोस्तों इन्होंने इनको 11 घंटे पहले ही, यानी 23 मार्च को शाम को 7 बजे के लगभग इनको फांसी दे दी थी। यानी 23 मार्च 1931 यहाँ पर आपका सही उत्तर होगा। तो 23 मार्च दोस्तों 1931 को ही इन्होंने यहाँ पर इनको फांसी दे दी गई थी। तो इस तरीके से यहाँ पर आपको यहाँ पर सारी चीज़ें समझ में आती हैं, तो ये आपको यहाँ पर याद रखना है। उम्मीद है दोस्तों ये सारी चीज़ें आपको समझ में आई होंगी कि 1928 में साइमन कमीशन आया। देखिए कितने महत्वपूर्ण क्वेश्चन यहाँ पर बनेंगे। साइमन कमीशन कब आया था भारत? तो 1928 में। किसकी मृत्यु हो गई थी? लाठीचार्ज जो किया गया था, जो घायल हो गए, तो लाला लाजपत राय जी की मृत्यु हो गई थी साइमन कमीशन का विरोध करते हुए। ये क्वेश्चन देखिए पूछा गया क्वेश्चन से और पूछा जाता है। और देखिए सांडर्स की यहाँ पर गोली मारकर हत्या किसने की थी? तो आपकी यहाँ पर राजगुरु भगत सिंह, सुखदेव, चंद्रशेखर आज़ाद, ये सब उसमें शामिल थे। अब देखिए यहाँ पर यहाँ पर क्वेश्चन पूछा भी गया है कि फांसी कब दी गई थी? 23 मार्च 1931 को क्या की गई, फांसी दे दी गई। तो ये सारे प्रश्न यहाँ पर दोस्तों हमारे बनते हैं। तो उम्मीद है दोस्तों ये सभी प्रश्न आपको अच्छे से समझ में आ गए होंगे। अगला प्रश्न देखेंगे। देखिए अगला प्रश्न यहाँ पे, हवाई यात्रियों की संख्या के आधार पर निम्न में से कौन सी एयरलाइन भारत में सबसे बड़ी है? तो आपको बताना है दोस्तों कि कौन सी यहाँ पर एयरलाइन क्या है, सबसे बड़ी है। देखिए एयर इंडिया, जेट एवरेज, स्पाइसजेट, इंडिगो। तो इंडिगो दोस्तों यहाँ पर सबसे बड़ी हमारी है, जो भारतीय यहाँ पर यात्रियों की संख्या के आधार पर जो है, तो इंडिगो सबसे बड़ी यहाँ पर एयरलाइन हो जाएगी। ऑप्शन डी यहाँ पर आपका सही उत्तर हो जाएगा। अगला प्रश्न देखते हैं, जिससे संबंधित दोस्तों यहाँ पर महत्वपूर्ण क्वेश्चंस बनेंगे, उनको हम साथ साथ देखते चलेंगे। देखिए अगला क्वेश्चन है कि बुद्ध के अनुसार दुख का मूल कारण क्या है? तो दोस्तों महात्मा बुद्ध, भगवान बुद्ध द्वारा, उनके अनुसार मूल कारण क्या था दुख का? तो मूल कारण उनके अनुसार दोस्तों क्या थी? इच्छा। क्या थी? इच्छा। यानी आपकी इच्छा आपके दुख का मूल कारण है। आप जिस प्रकार से इच्छा करेंगे वो आपका मूल कारण है यहाँ पर दुख का। तो देखिए संपत्ति, गरीबी, बीमारी, तृष्णा। तो तृष्णा यहाँ पर दोस्तों, तृष्णा मतलब होता है इच्छा, चाह किसी चीज़ की। तो ऑप्शन डी यहाँ पर क्या हो जाएगा? सही उत्तर हो जाएगा। अब देखिए महात्मा बुद्ध से संबंधित महत्वपूर्ण यहाँ पर जो भी प्रश्न हैं उनको हम देख लेते हैं।
देखिए जन्म कहाँ हुआ था दोस्तों, तो इनका जन्म कहाँ हुआ था, लुम्बिनी में। अब देखिए इनके पिता का नाम क्या था, पिता का नाम आपका शुद्धोधन था। इनके बचपन का नाम क्या था, तो इनके बचपन का नाम क्या था, सिद्धार्थ था। इनकी माता का नाम दोस्तों माया देवी था। पुत्र का नाम राहुल था और पत्नी का नाम यशोधरा था। तो ये सभी मैं दोस्तों लिख नहीं रहा हूँ ताकि यहाँ पर जगह बहुत कम है और यहाँ पर लिखने में थोड़ी दिक्कत हो रही है। तो आप इनको सुनते जाइए, आपको धीरे धीरे सारी चीज़ें याद हो जाएंगी। अब देखिए इन्होंने कब घर छोड़ा था, इन्होंने 29 वर्ष की अवस्था में ही घर को त्याग कर दिया था, घर को छोड़ दिया था। अब देखिए इनके घर छोड़ने के जो यहाँ पर इसे बौद्ध धर्म में क्या कहा है, तो महाभिनिष्क्रमण। क्या कहा है दोस्तों, महाभिनिष्क्रमण कहा गया है इनके घर गृह त्याग को। अब देखिए इनको ज्ञान, ये बोधि वृक्ष के नीचे बोध गया में बोधि वृक्ष यानी दोस्तों पीपल का वृक्ष था। तो पीपल के वृक्ष के नीचे निरंजना नदी, किस पे दोस्तों, निरंजना नदी, जिसे फल्गु नदी कहते हैं। निरंजना नदी या फल्गु नदी के नीचे इन्हें क्या हुआ, ज्ञान की प्राप्ति हुई। तो इन्हें जब ज्ञान की प्राप्ति हुई दोस्तों, तो ये अपना पहला उपदेश देने चले आए सारनाथ। सारनाथ में दोस्तों इन्होंने पहला उपदेश दिया। तो इनका पहला उपदेश क्या कहलाता है, धर्मचक्र प्रवर्तन। पहला उपदेश कहाँ दिए दोस्तों, सारनाथ में। सारनाथ में इन्होंने पहला उपदेश दिया और उसे क्या कहा गया दोस्तों, धर्मचक्र प्रवर्तन। अब देखिए इनका जो प्राण त्याग इन्होंने कुशीनगर में दोस्तों इनकी मृत्यु हुई, यानी इन्होंने प्राण को त्याग दिया अपने कुशीनगर में। तो कुशीनगर कहाँ पर है, उत्तर प्रदेश में। अब देखिए जब इन्होंने प्राण को त्यागा, उसे दोस्तों यहाँ पर क्या कहा जाता है, उसे देखिए यहाँ पर कहा गया महापरिनिर्वाण। क्या कहा गया, महापरिनिर्वाण कहा गया। तो इन सभी प्रश्नों को यहाँ पर आपको याद रखना है। उम्मीद है दोस्तों ये सारे प्रश्न आपको अच्छे समझ में आ गएंगे। यदि नहीं समझ में आए तो एक बार फिर से आप दोस्तों यहाँ पर देखेंगे तो सारी चीज़ें आपको बिल्कुल क्लियर हो जाएंगी। तो यहाँ पर ऑप्शन डी इसका इच्छा यहाँ पर तीसरा आपका सही उत्तर हो जाएगा। अगला प्रश्न देखेंगे। देखिए अगला प्रश्न है कि किस नदी के तट पर प्राचीन शहर मोहनजोदड़ो स्थित है। तो मोहनजोदड़ो दोस्तों किस नदी के तट पर है, ये आपको बताना है। तो मोहनजोदड़ो आपको कहाँ है दोस्तों, ये आपका पाकिस्तान में है। ये आपका पाकिस्तान में है मोहनजोदड़ो। तो मोहनजोदड़ो तो यहाँ पर सिंधु सभ्यता का प्रमुख स्थल था मोहनजोदड़ो। तो ये सिंधु नदी के किनारे, यानी ऑप्शन सी इसका दोस्तों सही उत्तर हो जाएगा। किस नदी के किनारे, ये सिंधु नदी के किनारे है। अब देखेंगे यहाँ पर गंगा। तो गंगा दोस्तों आपको पता है कि भारत की सबसे लंबी नदी है। गंगा भारत की यहाँ पर सबसे लंबी नदी है, 2525 किमी। अब देखिए यहाँ पर क्वेश्चन पूछा जाता है कि गंगा नदी को बांग्लादेश में क्या कहते हैं। तो गंगा नदी को बांग्लादेश में दोस्तों पद्मा के नाम से जाना जाता है। क्या दोस्तों, पद्मा। ये सभी प्रश्न दोस्तों पूछे गए हैं, आपको यहाँ पर याद रखना है। ब्रह्मपुत्र को बांग्लादेश में क्या कहा जाता है, तो जमुना के नाम से जाना जाता है। क्या दोस्तों, जमुना। अब जब दोनों की यहाँ पर धाराएं मिल जाती हैं दोस्तों, उसे मेघना के नाम से जाना जाता है। क्या दोस्तों, मेघना। तो ये सारे प्रश्न आपको याद रखने हैं। अब देखिए ब्रह्मपुत्र को तिब्बत में किस नाम से जाना जाता है। तो ब्रह्मपुत्र को तिब्बत में सांगपो के नाम से जाना जाता है। अरुणाचल प्रदेश में ब्रह्मपुत्र को दिहांग के नाम से जाना जाता है। तो इन सभी प्रश्नों को दोस्तों आपको यहाँ पर याद रखना है। आप धीरे धीरे सारी चीज़ें सुनते चलिए, आपको सभी चीज़ें यहाँ पर याद होती जाएंगी। अगला प्रश्न देखेंगे। देखिए अगला प्रश्न है, पृथ्वी से तारों की दूरियों को मापने की इकाई क्या है। तो दोस्तों पृथ्वी से जो तारों की दूरियां मापते हैं उसकी इकाई क्या है, यानी उसका मात्रक क्या है, मापक क्या है उसका। तो ये दोस्तों ऑप्शन डी आपका सही उत्तर हो जाएगा, प्रकाश वर्ष। तो तारों की जो दूरियों को मापने के लिए यहाँ पर पृथ्वी से प्रकाश वर्ष का उपयोग किया जाता है। अब देखिए दोस्तों यहाँ पर फैदम है। तो फैदम दोस्तों यहाँ पर गहराई, यानी समुद्र गहराई मापने के लिए आपका यहाँ पर फैदम का उपयोग किया जाता है। ये सब प्रश्न आपको यहाँ पर याद रखने हैं। अगला क्वेश्चन देखेंगे। देखिए अगला प्रश्न है कि भारतीय राष्ट्रीय ध्वज की रूपरेखा किसने तैयार की। तो दोस्तों हमारा जो भारतीय राष्ट्रीय ध्वज है उसकी रूपरेखा किसने तैयार की, ये आपको बताना है। तो इसका जो सही उत्तर हो जाएगा दोस्तों ऑप्शन डी यहाँ पर होगा, पिंगली वकैया। पिंगली वकैया ने यहाँ पर भारतीय राष्ट्रीय ध्वज की रूपरेखा तैयार की। अब देखिए एक महत्वपूर्ण क्वेश्चन पूछा जाता है कि भारतीय राष्ट्रीय ध्वज को संविधान सभा द्वारा कब अपनाया गया। तो भारतीय राष्ट्रीय ध्वज को दोस्तों संविधान सभा द्वारा 22 जुलाई 1947, कब दोस्तों 22 जुलाई 1947 को यहाँ पर अपनाया गया संविधान सभा द्वारा राष्ट्रीय ध्वज को। तो ये आपको यहाँ पर याद रखना है। अब देखिए दोस्तों जो पूछा जाता है कि जो राष्ट्रीय ध्वज में चक्र है जिसमें 24 तीलियाँ, वो कहाँ से लिया गया है। तो वो दोस्तों आपका सारनाथ से, कहाँ से, सारनाथ से लिया गया है। ये आपको यहाँ पर याद रखना है, सारनाथ से। अब देखिए यहाँ पर महात्मा गांधी का आपको एक नारा यहाँ पर याद रखना है, करो या मरो का नारा किसने दिया था। तो ये आपका दोस्तों महात्मा गांधी जी ने दिया था, करो या मरो। ये नारा आपका पूछा जाता है, करो या मरो का नारा किसने दिया था। तो महात्मा गांधी जी ने। तो इतनी चीज़ें आपको इसमें याद रखनी है। अगला प्रश्न देखेंगे।
देखिए अगला प्रश्न है कि सम्राट सिकंदर के राज्य का क्या नाम था। तो दोस्तों जो सम्राट सिकंदर था उसका साम्राज्य जो था उसका नाम क्या था। तो इससे संबंधित देखिए महत्वपूर्ण पहले चीज़ें देखते हैं। सम्राट सिकंदर ये दोस्तों आपका मेसिडोनिया का शासक था। कहाँ का? मेसिडोनिया, मेसिडोनिया। तो ये सम्राट सिकंदर जो था ये दोस्तों मेसिडोनिया का शासक था। 356 ईसा पूर्व में क्या होता है? इसका जन्म होता है 356 ईसा पूर्व में, 356 ईसा पूर्व यानी BC में। तो 356 ईसा पूर्व में इसका जन्म होता है। अब दोस्तों ये इसके पिता का नाम फिलिप था। इसके पिता का नाम दोस्तों फिलिप इसके पिता का नाम था फिलिप। और दोस्तों इसके जो गुरु थे वह अरस्तु थे। कौन थे? अरस्तु कौन थे दोस्तों? इसके गुरु थे। तो इतनी चीज़ें यहाँ पर आपको याद रखनी है। अब दोस्तों इसने देखिए 326 ईसा पूर्व में इसने यहाँ पर भारत पर आक्रमण किया था, 326 ईसा पूर्व में। अब दोस्तों जब इसने 326 ईसा पूर्व में भारत पर आक्रमण किया तो एक यहाँ पर युद्ध आपको याद रखना है जिसे दोस्तों एग्ज़ाम में पूछा जाता है कि सिकंदर और यहाँ पर पंजाब के राजा पोरस के बीच, सिकंदर और राजा पोरस, पंजाब के राजा पोरस थे दोस्तों, उनके बीच झेलम नदी के तट पर एक युद्ध हुआ इनके बीच जिसका नाम था दोस्तों हाइडेस्पीज या जिसे वितस्ता का युद्ध कहते हैं। हाइडेस्पीज या दोस्तों वितस्ता, झेलम नदी के तट पर हुआ जिसे हाइडेस्पीज या वितस्ता का युद्ध कहते हैं। तो वितस्ता क्यों कहते हैं दोस्तों? क्योंकि झेलम नदी का ऋग्वैदिक काल में जो नाम था वह दोस्तों वितस्ता कहा जाता था, तो इसलिए इसे वितस्ता कहते हैं। तो झेलम नदी के किनारे हाइडेस्पीज या वितस्ता का युद्ध यहाँ पर हुआ था। ये दोस्तों आपका सिकंदर और राजा पोरस के बीच हुआ था। इन प्रश्नों को आपको दोस्तों यहाँ पर याद रखना है। और देखिए एक क्वेश्चन यहाँ पर पूछा जाता है कि दोस्तों सेल्यूकस निकेटर दोस्तों किसका सेनापति था? तो सेल्यूकस निकेटर दोस्तों सिकंदर का ही सेनापति था। सेल्यूकस निकेटर ये सिकंदर का सेनापति था। तो ये क्वेश्चंस आप यहाँ पर याद रखेंगे। तो यहाँ पर जो इसका सही उत्तर हो जाए, किसका शासन था, राज्य का शासक था दोस्तों? तो ये मेसिडोनिया का था। किस राज्य का शासक था? तो मेसिडोनिया यहाँ पर आपको याद रखना है। अगला प्रश्न देखेंगे। देखिए अगला प्रश्न है कांसा एक मिश्र धातु है जिसमें मुख्यतः धातु रहता है। तो कांसा दोस्तों एक मिश्र धातु है आपका। इसमें मुख्यतः कौन सी धातु यहाँ पर अधिकतर होती है? तो तांबा दोस्तों इसमें सर्वाधिक होता है। तो ऑप्शन ए इसका सही उत्तर हो जाएगा, तांबा। तो ये प्रश्न यहाँ पर आपको याद रखना था। अगला प्रश्न देखेंगे। देखिए अगला प्रश्न है कि अभी तक भारत में कितनी बार वित्तीय आपातकाल की घोषणा की गई। तो भारत में कितनी बार वित्तीय आपातकाल की घोषणा की गई ये आपको बताना है। तो आपको यहाँ पर दोस्तों 3 महत्वपूर्ण अनुच्छेद याद रखने हैं। देखिए कौन कौन सा? अनुच्छेद 352, अनुच्छेद 356 और अनुच्छेद 360 दोस्तों। देखिए अनुच्छेद 352 दोस्तों ये आपका राष्ट्रीय आपात है। कौन सा दोस्तों? ये आपका राष्ट्रीय आपात, 352 राष्ट्रीय आपात है। 356 में दोस्तों आपका राष्ट्रपति शासन, 356 में क्या है दोस्तों? राष्ट्रपति शासन। और 360 में दोस्तों इसमें आपका वित्तीय आपात है। अनुच्छेद 360 में क्या है? वित्तीय आपात। तो इन तीनों अनुच्छेद को दोस्तों आपको यहाँ पर याद रखना है। 360 में क्या है? वित्तीय आपात है। अब देखिए यहाँ पर पूछा है हमसे कि वित्तीय आपात की घोषणा की गई। तो भारत में अभी तक दोस्तों एक भी बार वित्तीय आपात नहीं लगाया गया, यानी वित्तीय आपात जो है भारत में अभी एक भी बार नहीं लगाया गया। तो कभी नहीं, ये आपका आंसर होगा ए वाला। अब बात करें दोस्तों अगर राष्ट्रीय आपात की, तो राष्ट्रीय आपात अब तक भारत में 3 बार लग चुका है। राष्ट्रीय आपात भारत में अब तक 3 बार लग चुका है। तो 3 बार दोस्तों आपका राष्ट्रीय आपात लगाया गया। राष्ट्रपति शासन आप याद रखेंगे 356 अनुच्छेद में, और 360 दोस्तों वित्तीय आपात है जो कि आपका एक भी बार यहाँ पर नहीं लगाया गया है। तो इन तीनों अनुच्छेद को आपको दोस्तों याद रखना है। इनसे क्वेश्चन यहाँ पर पूछे जाते हैं। अगला प्रश्न देखेंगे। देखिए अगला प्रश्न है कुतुबुद्दीन ऐबक की राजधानी कहाँ स्थित है। तो आपको बताना है दोस्तों कुतुबुद्दीन ऐबक की राजधानी कहाँ स्थित है। तो कुतुबुद्दीन ऐबक ये दोस्तों मोहम्मद गौरी का गुलाम था। क्या दोस्तों? गौरी का गुलाम। किसका गुलाम था? तो मोहम्मद गौरी का गुलाम था। कुतुबुद्दीन ऐबक मोहम्मद गौरी का गुलाम था। कुतुबुद्दीन ऐबक दोस्तों इसने गुलाम वंश की स्थापना की। गुलाम वंश का संस्थापक था। गुलाम वंश का यह संस्थापक था।
अब देखिए कुतुबुद्दीन ऐबक गुलाम वंश का संस्थापक था। इसने दोस्तों जो अपनी राजधानी लाहौर बनाई थी, कहाँ पर? लाहौर में। लाहौर में इसने अपनी राजधानी बनाई थी। तो लाहौर, ऑप्शन बी इसका सही उत्तर हो जाएगा, लाहौर में। तो लाहौर में इसने अपनी राजधानी बनाई थी। अब देखिए इसने क्या क्या बनवाया। देखिए कुतुब उल इस्लाम मस्जिद जो कि आपका दिल्ली में है, कुतुब उल इस्लाम मस्जिद का इसने निर्माण करवाया। और इसने दोस्तों अजमेर में 2.5 दिन का झोपड़ा जो मस्जिद था उसका भी इसी ने निर्माण करवाया। 2.5 दिन का झोपड़ा, कुतुब उल इस्लाम मस्जिद। और दोस्तों इसने कुतुब मीनार का भी इसने नींव रखा या उसको निर्माण करवाया। लेकिन अगर पूछे कि पूर्ण निर्माण किसने करवाया कुतुब मीनार का, तो वह दोस्तों आपका इल्तुतमिश ऑप्शन होगा। लेकिन अगर पूछे कुतुब मीनार का निर्माण किसने करवाया या नींव किसने रखी, तो आपका कुतुबुद्दीन ऐबक होगा। तो कुतुब मीनार का इसने क्या रखा? नींव रखा, कुतुब मीनार का निर्माण करवाया। लेकिन पूर्ण निर्माण किसने करवाया दोस्तों? वह आपका इल्तुतमिश, कुतुब मीनार। अब इससे देखिए महत्वपूर्ण प्रश्न ये आप याद रखेंगे। इसे दोस्तों कुतुबुद्दीन ऐबक को लाख बख्श भी कहा जाता है। अगर पूछे लाख बख्श किसे कहा जाता है, तो लाख बख्श इसे ही कहा जाता है, कुतुबुद्दीन ऐबक को, क्योंकि दोस्तों इसे लाखों का दान करने वाला कहा जाता था, तो इसलिए इसे लाख बख्श कहा जाता है। अब देखिए यह गौरी का गुलाम था। गुलाम वंश की स्थापना की, राजधानी इसकी लाहौर थी, कुतुब मीनार का निर्माण करवाया, कुतुब उल मस्जिद का निर्माण करवाया, और दोस्तों यहाँ पर इसने 2.5 दिन का झोपड़ा भी बनवाया। तो इसके बाद ये सारे क्वेश्चंस आपको यहाँ पर याद रखने हैं। अब देखिए यहाँ पर कुछ आगे भी देख लेते हैं। कुतुबुद्दीन ऐबक, इसके बाद दोस्तों आपका आता है आराम शाह। लेकिन आराम शाह की यहाँ पर हत्या करके इल्तुतमिश आ गया। अब किसने आ गया दोस्तों? इल्तुतमिश। तो इल्तुतमिश ने जो इसकी राजधानी लाहौर थी उसे चेंज करके दिल्ली कर दी। ये किसने किया? इल्तुतमिश ने किया। जो कुतुबुद्दीन के बाद आराम शाह आया, आराम शाह के बाद इल्तुतमिश आया, उसने लाहौर को यहाँ पर दिल्ली स्थानांतरित कर दिया। और एकता प्रणाली जो शुरू की वो दोस्तों इल्तुतमिश ने ही शुरू की। तो ये, और इल्तुतमिश को गुलाम वंश का, आपका देखिए गुलाम वंश का संस्थापक पूछे तो कुतुबुद्दीन ऐबक, लेकिन वास्तविक संस्थापक अगर पूछे गुलाम वंश का तो इल्तुतमिश करना है, यानी वास्तविक संस्थापक कौन था? इल्तुतमिश। तो इन सभी प्रश्नों को यहाँ पर दोस्तों आपको याद रखना है। आप सारे प्रश्नों को बिल्कुल ध्यान से सुनिए, आपकी सारी चीज़ें यहाँ पर कन्फर्म होती जाएंगी। और यदि ना हो दोस्तों तो एक बार वीडियो को आप ज़रूर देखें दोबारा, ताकि चीज़ें आपको यहाँ पर अच्छे से समझ में आ सके। तो अगला प्रश्न देखते हैं। देखिए अगला प्रश्न है, निम्न में से कौन सबसे हल्का धातु है? तो यहाँ पर आपको बताना है दोस्तों सबसे हल्का धातु कौन सा है। तो ऑप्शन बी दोस्तों यहाँ पर जो लिथियम है, लिथियम दोस्तों आपका सबसे हल्का धातु होता है, ये आपको याद रखना है। अगला प्रश्न देखेंगे। अब देखिए अगला प्रश्न है कि राज्य नीति का निदेशक सिद्धांत निम्न में से क्या है? मौलिक अधिकार है, वाद योग्य है, अर्धवाद योग्य है, या गैर वाद योग्य है? तो देखिए राज्य का जो नीति निदेशक तत्व है यह दोस्तों आपका आयरलैंड से लिया गया है। कहाँ से? आयरलैंड से। किस देश से दोस्तों? आयरलैंड से लिया गया है। कितने अनुच्छेद में है? तो दोस्तों ये आपका अनुच्छेद 36 से 51 में है। 36 से 51 में कौन सा भाग है दोस्तों? भाग 4 में है। तो ये सारे प्रश्न यहाँ पर आपको याद रखने हैं कि आयरलैंड से लिया गया है, 36 से 51 में है और भाग 4 में है। अब देखिए इसे वाद योग्य या गैर वाद योग्य क्या है ये? तो दोस्तों यदि आपको अगर सिंपल भाषा में समझें तो आपको जो भी नीति निर्देशक तत्व में लिखा है, आपको वह मिले या ना मिले, आप उसके लिए सरकार के खिलाफ आवाज़ नहीं उठा सकते। अगर सरकार उस तरीके से सक्षम होगी तो वह जितना भी देगी वो दे सकती है, लेकिन आप उसके खिलाफ यहाँ पर आवाज़ नहीं उठा सकते, उसकी मांग नहीं कर सकते। यानी यह आप उसके खिलाफ आवाज़ नहीं उठा सकते। सिंपल सी बात है कि आप उसके खिलाफ यहाँ पर अपनी आवाज़ प्रस्तुत नहीं कर सकते। तो यह क्या है? गैर वाद योग्य है, यानी गैर वाद योग्य, आप इसके खिलाफ आवाज़ नहीं उठा सकते। तो डी यहाँ पर आपका सही उत्तर हो जाएगा। लेकिन अगर यही बात करें मौलिक अधिकार, तो जो मौलिक अधिकार आपको प्राप्त है वह आपका मूल अधिकार है, जो कि भाग 3 में है। किसमें दोस्तों? भाग 3 में है, आर्टिकल 12 से यहाँ पर 35 में। तो ये आपका दोस्तों मौलिक अधिकार है, यानी इसके खिलाफ आप न्यायालय में भी जा सकते हैं। इसके खिलाफ अगर आपके मौलिक अधिकार का हनन हो रहा है तो आप उसके खिलाफ आवाज़ भी क्या करते हैं? उठा सकते हैं। तो ये आपका मौलिक अधिकार है। लेकिन नीति निर्देशक तत्व जो राज्यों द्वारा दिया गया है इसके खिलाफ दोस्तों आप आवाज़ नहीं उठा सकते। तो ये आपका गैर वाद योग्य है। तो उम्मीद है समझ में आ गया होगा कि किस तरीके से यहाँ पर दोस्तों हमें यहाँ पर जो कि नीति निर्देशक तत्व दिया गया है। अगला प्रश्न देखेंगे। देखिए अगला प्रश्न है कि निम्न में से कौन छत्तीसगढ़ की एक लोक नृत्य शैली नहीं है? तो दोस्तों छत्तीसगढ़ का कौन सा एक लोक नृत्य नहीं, ये आपको बताना है। करम ये दोस्तों छत्तीसगढ़ का ही लोक नृत्य है। सुआ नाच ये भी छत्तीसगढ़ का लोक नृत्य है। रावत नाच ये भी दोस्तों आपका छत्तीसगढ़ का लोक नृत्य है। अब दोस्तों लावड़ी, अब एक आपको यहाँ पर याद रखना है पिंडवाड़ी।
पिंडवानी, ये भी दोस्तों छत्तीसगढ़ का ही पिंडवानी, ये भी छत्तीसगढ़ लोक नृत्य है। अब दोस्तों यहाँ से पूछे पिंडवानी की प्रमुख जो यहाँ पर है तीजन बाई, इससे क्वेश्चन पूछा जाता है दोस्तों कि तीजन बाई कौन सा नृत्य करती हैं, तो ये आपका पिंडवानी छत्तीसगढ़ तीजन बाई। अब देखिए यहाँ पर जो लावड़ी है ये दोस्तों आपका सही उत्तर हो जाएगा, क्योंकि लावड़ी दोस्तों ये आपका महाराष्ट्र का नृत्य है। लावड़ी कहाँ का है दोस्तों, ये आपका महाराष्ट्र। तो इन प्रश्न को यहाँ पर आपको याद रखना है। अगला क्वेश्चन देखेंगे। देखिए मल्लिका साराभाई का संबंध किस क्षेत्र से है, तो मल्लिका साराभाई का संबंध दोस्तों किस क्षेत्र से, ये आपको बताना है। तो देखते हैं सबसे पहले मल्लिका साराभाई दोस्तों ये आपके अंतरिक्ष वैज्ञानिक जो थे विक्रम साराभाई, उनकी बेटी हैं, विक्रम साराभाई। तो विक्रम साराभाई की क्या है, ये बेटी है मल्लिका साराभाई। इनका संबंध दोस्तों शास्त्रीय नृत्य से है। किससे दोस्तों, शास्त्रीय नृत्य से। तो ऑप्शन डी यहाँ पर सही उत्तर हो जाएगा, शास्त्रीय नृत्य से। तो देखिए ये दोस्तों आपके कुचिपुड़ी और भरतनाट्यम, ये दोनों शास्त्रीय नृत्य ये करती हैं। कुचिपुड़ी, इनका संबंध जो है ये कुचिपुड़ी और भरतनाट्यम से है। तो हम इससे दोस्तों महत्वपूर्ण प्रश्न देखेंगे कि टोटल शास्त्रीय नृत्य कितने हैं, तो टोटल शास्त्रीय नृत्य दोस्तों आपके 8 हैं, ये आपको याद रखना है। नवीनतम शास्त्रीय नृत्य कौन सा है, तो ये आपका सत्रिया हो जाएगा दोस्तों, नवीनतम शास्त्रीय नृत्य। देख लेंगे, एक बार बोल लेते हैं दोस्तों 8 कौन कौन से है, आप यहाँ पर ध्यान से सुनिए। देखिए आपका एक हो जाएगा दोस्तों यहाँ पर कुचिपुड़ी, भरतनाट्यम, और दोस्तों यहाँ पर हो जाएगा आपका कथकली, मोहिनीअट्टम, ओडिसी, मणिपुरी, सत्रिया और कथक। ये दोस्तों आपके क्या हैं, 8 शास्त्रीय नृत्य हैं। अब देखेंगे अगला प्रश्न। देखिए अगला प्रश्न है कि सबसे पहली महिला का नाम बताएं जिसने नोबेल पुरस्कार जीता था। तो आपको बताना दोस्तों सबसे पहली महिला कौन थी जिसे नोबेल पुरस्कार मिला। देखिए सही उत्तर हो जाएगा दोस्तों ऑप्शन बी यहाँ पर, मैरी क्यूरी। तो मैरी क्यूरी दोस्तों आपकी पहली महिला थी जिन्हें नोबेल पुरस्कार मिला था। कब मिला था दोस्तों, 1903 में यहाँ पर इन्हें नोबेल पुरस्कार मिला था, 1903 में। अब दोस्तों इन्हें किस क्षेत्र में दिया गया था, तो इन्हें भौतिकी यानी दोस्तों फिजिक्स के क्षेत्र में, तो भौतिकी के क्षेत्र में इन्हें दिया गया था नोबेल पुरस्कार। किस क्षेत्र में दोस्तों, भौतिकी के क्षेत्र में। अब देखिए ये तो हो गया पहली महिला। अब हमसे क्वेश्चन पूछा जाता है पहले भारतीय कौन थे या पहले एशियाई व्यक्ति कौन थे जिन्हें नोबेल पुरस्कार मिला। तो वो दोस्तों आपके रविंद्रनाथ टैगोर जी हो जाते हैं, रविंद्रनाथ टैगोर जी, जिन्हें दोस्तों 1913 में रविंद्रनाथ टैगोर, ये दोस्तों पहले भारतीय या पूछे पहले एशियाई व्यक्ति, तो रविंद्रनाथ टैगोर। कब मिला था दोस्तों, इन्हें 1913 में मिला था। किस क्षेत्र में मिला था, साहित्य के क्षेत्र में। किस क्षेत्र में, साहित्य के क्षेत्र में। और किसके लिए मिला था दोस्तों, इनकी पुस्तक थी गीतांजलि, इसके लिए इन्हें दोस्तों नोबेल पुरस्कार मिला था, इनकी पुस्तक गीतांजलि के लिए, साहित्य के क्षेत्र में 1913 में। ये आपको यहाँ पर याद रखना है। अब दोस्तों एक और महत्वपूर्ण क्वेश्चन से यहाँ पर 1930 से बनता है कि 1930 में यहाँ पर किसे नोबेल पुरस्कार मिला था। तो दोस्तों 1930 में सीवी रमन जी को नोबेल पुरस्कार मिला था 1930 में, रमन प्रभाव के लिए भौतिकी के क्षेत्र में यानी फिजिक्स के क्षेत्र में। तो इन प्रश्नों को दोस्तों आपको याद रखना है। तो आप लगातार दोस्तों ये सारे प्रश्न सुनते जाइए, बस आपको धीरे धीरे यहाँ पर माइंड में याद होते जाएंगे। अगला क्वेश्चन देखेंगे। देखिए अगला प्रश्न है भारतीय संसद में कौन तय करता है कि कोई विधेयक वित्त विधेयक है या नहीं। तो कोई विधेयक वित्त विधेयक है या नहीं, ये दोस्तों आपका लोकसभा अध्यक्ष तय करते हैं, यानी ऑप्शन नंबर ए इसका क्या हो जाएगा, सही उत्तर हो जाएगा। तो ये आपको यहाँ पर याद रखना है। अगला प्रश्न देखेंगे। देखिए अगला प्रश्न, इंदिरा कला संगीत विश्वविद्यालय किस राज्य में स्थित है। तो इंदिरा कला संगीत विश्वविद्यालय दोस्तों ये आपका छत्तीसगढ़ में है। तो ऑप्शन डी इसका क्या हो जाएगा, सही उत्तर हो जाएगा। अगला प्रश्न देखते हैं। देखिए अगला प्रश्न है रतौंधी किस विटामिन की कमी से होता है। तो रतौंधी दोस्तों आपका विटामिन ए की कमी से होता है, ये आपको पता होना चाहिए। कितनी बार मैंने क्लास में बताया है कि यहाँ पर इनके जो रोग हैं, इनके रासायनिक नाम, इन सभी चीज़ों को आपको याद रखना है। तो एक बार हम यहाँ फिर देख लेते हैं। तो रतौंधी विटामिन ए की कमी से होता है, बेरी दोस्तों विटामिन बी की कमी से होता है, स्कर्वी विटामिन सी की कमी से होता है, और यहाँ पर विटामिन डी की कमी से रिकेट्स होता है। और दोस्तों बात करें इनके रासायनिक नाम थी, तो विटामिन ए को रेटिनॉल, विटामिन ए दोस्तों यहाँ पर रेटिनॉल, और विटामिन बी दोस्तों यहाँ पर थायमिन, ये दोस्तों इनका रासायनिक नाम है। विटामिन बी थायमिन, और विटामिन सी दोस्तों आपका यहाँ पर एस्कॉर्बिक अम्ल, यहाँ पर मैं शॉर्ट में लिख दे रहा हूँ, आप समझ जाइएगा, एस्कॉर्बिक अम्ल, और विटामिन डी दोस्तों यहाँ पर रिकेट्स।
विटामिन डी यहाँ पर क्या नाम है, रिकेट्स। तो इन सभी महत्वपूर्ण प्रश्नों को यहाँ पर आपको याद रखना है। अगला प्रश्न देखते हैं। अगला प्रश्न है, पृथ्वी के वायुमंडल में सर्वाधिक प्रचुरता से पाया जाने वाला तत्व है। तो पृथ्वी के वायुमंडल में दोस्तों सबसे अधिक प्रचुरता मतलब सबसे अधिक पाया जाने वाला जो तत्व है कौन सा है, तो ये दोस्तों आपका हो जाएगा नाइट्रोजन, ऑप्शन नंबर बी। ये दोस्तों लगभग 78 पॉइंट कुछ % यहाँ पर पाया जाता है नाइट्रोजन, और लगभग 20 पॉइंट कुछ % में दोस्तों आपका ऑक्सीजन पाया जाता है। तो ये आपको यहाँ पर याद रखना है। अगला प्रश्न देखेंगे। अगला प्रश्न है, भारत में लौह पुरुष के नाम से जाना जाता है। तो किसे दोस्तों भारत में लौह पुरुष के नाम से जाना जाता है, तो वो आपके हैं दोस्तों सरदार वल्लभ भाई पटेल जी, जिन्हें दोस्तों यहाँ पर लौह पुरुष के नाम से जाना जाता था। तो ये आपको यहाँ पर प्रश्नों को याद रखना है। तो उम्मीद है दोस्तों आपको सारे क्वेश्चंस अच्छे से समझ में आ गए होंगे। तो वीडियो कैसा लगा दोस्तों एक बार कमेंट में ज़रूर बताइएगा। मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए धन्यवाद।